तो यहां का मिनिमम वेजेस है 11 यूरोज पर आवर। तो आप मिनिमम वेजेस पे मत कैलकुलेट कीजिएगा, अगर आप काबिल हुए तो 2-3 लाख रुपए महीने में बना सकते हैं, काबिलियत पे डिपेंड करता है, ठीक है, पर मिनिमम आपको 1 लाख रुपए महीने तो मिलेगा। तो आज इस सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, वो कंट्रीज देखने वाले हैं, जिस कंट्री जो 2 बेस्ट कंट्री में लेकर आया हूं। उसके बाद वहां पे फीस कितनी लगने वाली है, जनरली गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस कितनी होती है, प्राइवेट की फीस कितनी होती है, ये भी बताऊंगा। यहां पर मैं कोई पर्टिकुलर कॉलेज को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं बस जेनरिक कंट्री को बता रहा हूं। देन लिविंग एक्सपेंसेस उस कंट्री में क्या है, एक एवरेज तौर पे पार्ट टाइम जॉब वहां मिलती है नहीं मिलती है, उसका पेमेंट कितना मिलता है, स्कॉलरशिप मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, कितने का स्कॉलरशिप मिलेगा, एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या चाहिए होता है, कट ऑफ कितना जाता है जनरली वहां पर, और फ्यूचर की जॉब अपॉर्चुनिटीज उस मार्केट में कैसी है, ठीक है। ये सारी चीजों पर आज बात करने वाले हैं। सबसे पहला शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला मतलब दूसरे नंबर पे जो है दैट कंट्री इज फ्रांस। फ्रांस एक कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, भारत से छोटा है। फ्रांस यहां पर आपको कहीं दिखेगा, भारत से इस दिशा में, इस दिशा बोला तो वेस्ट के साइड में, तो वेस्टर्न कंट्रीज में आप इसको ऐसे भी शुमार रखते हैं। यूरोप का एक कंट्री है। टोटल डिस्टेंस भारत से इसका 7364 किलोमीटर है, दिल्ली से डिस्टेंस लिया गया है। उसके बाद ऑन एन एवरेज करीबन 9.5 घंटे की फ्लाइट होती है। आप जब यहाँ से उड़ते हैं तो 9.5 घंटे फ्लाइट में लगते हैं आपको। डायरेक्ट फ्लाइट भी होते हैं और नहीं तो ले ओवर भी होता है। जनरली जो ले ओवर होता है वो अरब कंट्रीज में, यहाँ पर कहीं ले ओवर होता है, सऊदी अरबिया, दुबई, कतर, ओमान। उसके बाद इंडिया से ये 4.5 घंटे आगे है टाइम जोन में, मतलब अगर यहाँ पर शाम को 7:30 बज रहे हैं तो वहां पर उस वक्त 12 बज रहे होंगे, रात के 12, तो 4.5 घंटे इंडिया के टाइम से आगे है, ठीक है। ये इतना बेसिक डिटेल बता दिया। नाउ फ्रांस यूरोप की एक कंट्री है, ये डेमोक्रेटिक है, तो डेमोक्रेसी है, यहाँ पर कोई भी डिक्टेटरशिप नहीं है। लैंग्वेज यहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है लोकल भाषा में, और करेंसी यहाँ की यूरो है। एक यूरो अभी 88.82 रुपीज चल रही है, विच इज हायर दैन डॉलर्स। यूएस डॉलर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी मानी जाती है यूरो को, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात जिसके वजह से मैंने फ्रांस को रखा है, फ्रांस टू वेलकम 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स बाय 2030, प्रेसिडेंट मैक्रोन। और ये प्रेसिडेंट मैक्रोन, तो ये ना, ये कहानी अभी मोस्ट ऑफ द देशों की है। मोस्ट ऑफ द देशों की क्यों है? क्योंकि अधिकांश देश वर्क फोर्स शॉर्टेज से गुजर रहे हैं, और वर्क फोर्स शॉर्टेज से सबसे बड़ा इशू जो होता है वो ये होता है कि जो डेवलप्ड कंट्री है उनके पास काम बहुत है, पैसा भी है, काम भी है, लेकिन लोग नहीं है, क्योंकि वहां के लोग ऑलरेडी बहुत अमीर हो चुके हैं। तो अब यार जैसे मान लो मेरे पास 100 करोड़ है, मैं किसी के यहाँ नौकरी क्यों करूंगा? सीधी सी बात है। अब जब मेरे पास 100 करोड़ है, या मान लो 100 करोड़ नहीं, मेरे पास 1 करोड़ है, लेकिन मेरा एक खेत है जहां से मेरे को हर महीने 2 लाख रुपए आते हैं, तो भी मेरे को काम करने की बहुत ज्यादा इच्छा नहीं होगी। अगर इच्छा हुई तो कर लूंगा, नहीं तो जरूरत नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में लोग धीरे धीरे काम कम करने लगते हैं। इस स्थिति में जब कोई काम ही नहीं करेगा तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? तो हेंस ऐसे देशों में जरूरत पड़ती है, और ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर जरूरत पड़ रही है अभी वर्कफोर्स की। और ये वर्कफोर्स कहां से आएगा? तो भाई ऐसे जगहों से वर्कफोर्स आता है जहां पर आबादी बहुत ज्यादा हो और काम कम हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चाइना, एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे वैसे कंट्रीज हैं जो अभी डेवलपिंग हैं। इनके यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बांग्लादेश बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, लेकिन काम कम है। तो इसीलिए यहाँ के लोग बाहर के ओर पलायन करते हैं और बाहर उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो ये अभी रिसेंट जब प्रेसिडेंट मैक्रोन का मोदी जी के साथ बातचीत हुई थी, वार्तालाप हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि भाई हम इंडियन स्टूडेंट्स को वेलकम करते हैं और हमारे यहाँ इंडियन स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, हम चाहते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आए, ठीक है। तो दिस इज द मेन स्टेटमेंट जिसकी वजह से मैंने फ्रांस को रखा है। अब यहाँ पे फ्रांस में रहने का खर्चा क्या है? तो फ्रांस में जो रहने का खर्चा है, वो जो रेंट है, अलग अलग टाइप के घर मिलते हैं। 150 यूरो से लेकर 600 यूरो पर मंथ तक मिलता है। अगर इंडियन रुपीज में आप कन्वर्ट करेंगे तो 13,000 रुपए से लेकर 53,000 रुपए पर मंथ तक में रेंट मिलेगा। वैसे ही ग्रोसरी मतलब खाने पीने का, फूड का बिल, तो लमसम 100 यूरो से 200 यूरो के पर मंथ के आसपास जाता है। निकालें तो 8,500 रुपए से करीबन 17,500 रुपए के आसपास। सबको दोनों को मिला दें मंथली एक्सपेंस और पूरे साल का निकालें तो साल का अगर आप कम से कम में, एकदम मिनिमम में रहेंगे तो 3 लाख रुपए पर ईयर लगेगा। एक साल में 3 लाख रुपए लगेंगे, मतलब 25,000 रुपए महीना। और ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो 8.5 लाख रुपए, मतलब लैविश रह रहे हैं तो 8.5 लाख रुपए, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर मैं मोटा मोटी लोअर साइड पकड़ के चलूँ कि भैया बच्चा पैसा वैसा बचाएगा अपना, तो 3 लाख रुपए तो उसको साल के लगेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। अब फीस कितनी है?
तो यहां पर गवर्नमेंट विल कवर 2/3, ध्यान से देना, 2/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ योर कोर्स। मतलब यहां के जो कॉलेजेस हैं उसमें अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सरकार आपके फीस का 2/3 हिस्सा सरकार भरेगी और आपको 1/3 हिस्सा देना है, 1/3 आपको पे करना है। वो 1/3 कितना होगा? तो वो 1/3 टोटल रजिस्ट्रेशन फी दैट यू विल बी रिक्वायर्ड टू पे इज 1/3 इज 2.5 लाख रुपीज। मतलब वो होगा 2850 यूरोज, जो कि 2.5 लाख रुपए आते हैं। ऑल्दो थोड़ा सा आश्चर्यजनक है कि अच्छा 1/3 भी 2.5 लाख रुपए हो रहे हैं, तो अगर पूरा पे करना होता तो शायद 7.5 लाख रुपए देने पड़ते आपको, पर अभी 2.5 लाख रुपए आपको एक साल का देना है यहाँ पे पर ईयर एट द लाइसेंस बैचलर लेवल को हाँ लाइसेंस लेवल कहते हैं, और 3,879 यूरो पर ईयर एट द मास्टर्स लेवल। तो अगर आप मास्टर्स लेवल कर रहे हैं तो ये 2800 में 1,000 यूरो बढ़ा दीजिए, 1,000 यूरो अगर आप बढ़ाएंगे तो 88 रुपए था ना, हाँ 1,000 यूरो 88,000 रुपए बढ़ जाएंगे, मतलब मोटा मोटी लाख रुपए बढ़ जाएंगे। तो आप समझिए 2.5 लाख के जगह पे 3.5 लाख रुपए लगेगा आपका। क्लियर? तो ये मैंने आपको बैचलर्स और मास्टर्स दोनों का बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं ध्यान से देखिए। ट्यूशन फी इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आर एंड पर्टिकुलरली इन प्राइवेट बिजनेस स्कूल्स इज सब्सटैंशियली हायर देन इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। ये सब जगह होता है, प्राइवेट कॉलेजेस की फीस ज्यादा रहती है कंपेयर टू पब्लिक इंस्टीट्यूशन, मतलब जो सरकारी कॉलेजेस हैं, जैसे इंडिया में भी होता है। रेंजिंग फ्रॉम 6,000 यूरो टू 18,000 यूरो, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में 5-5.5 लाख से रुपए से लेकर 15-16 लाख रुपए के आसपास तक फीस जाती है पर ईयर की। तो ये चीज दिखाना मैं आपको ये चाहता हूं, आपको हो सकता है देखकर लगे ये ज्यादा है, पर जब आप पूरे वर्ल्ड से कंपेयर करेंगे, जैसे अगर आप यूएसए जाते हैं तो यूएसए में एवरेज है 20 लाख रुपीस पर ईयर, एवरेज। हायर साइड पे जाओगे तो बहुत महंगे महंगे भी है। तो मैं आपको वर्ल्ड के कंपैरिजन में दिखाना चाहता हूं कि अगर आप प्राइवेट में भी पढ़ते हो तो भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। जैसे 5 लाख रुपए अगर लगे तो 5 लाख इंटू 4 कर दो, 20 लाख। भाई यहाँ बिट्स पिलानी की फीस 25 लाख रुपए, इंडिया में बिट्स पिलानी से अगर तुम पढ़ते हो तो 25 लाख रुपए लगेंगे। वहीं अगर तुम फ्रांस से प्राइवेट कॉलेज से ही अगर पढ़ रहे हो, मान लो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, तो भी तुम 20 लाख रुपए में कंप्लीट कर लोगे, विच इज नॉट दैट हायर। ठीक है, हाँ 3 लाख रुपए तुम्हारे साल के भी लग रहे हैं रहने के, तो वो इधर वे शायद यहाँ पे भी लगेंगे, यहाँ पे थोड़े कम लगेंगे, बस इतना ही है अंतर। तो हेंस दिस इज द कॉस्ट फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। ऑल्दो सारे लोग, मेजॉरिटी लोग कोशिश करते हैं कि भैया गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाए जो सबसे अच्छे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, पार्ट टाइम जॉब यहां कर सकते हैं क्या? तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। पार्ट टाइम नौकरियां कैसे होती हैं, क्या इसका स्टेटस होता है? तो 900 से 1,000 रुपए पर मंथ आप 900 से 1,000 यूरो आप पर मंथ कमा सकते हो। अगर इस 900 से 1,000 यूरो को 88 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दें तो रफली करीबन 88,000 रुपए के आसपास, 80,000 से 88,000 रुपए आप कमा सकते हो। तो मोटा मोटी राउंड फिगर मान लो 1 लाख रुपए महीने कमा पाओगे। तो ध्यान दीजिएगा, यह आपका मिनिमम है। अब यहां पर 2 टाइप के बच्चा होता है। एक बच्चा होता है जो मिनिमम में ही काम करता है, भाई अब हमको नहीं पता बहुत ज्यादा, वो लोगों से बातचीत करना नहीं जानता, पब्लिक स्किल्स अच्छे नहीं होते हैं जिस बच्चे के। तो मान लो बार टेंडर का काम कर लिया, बार पे जाके काम कर लिया, ग्रोसरी स्टोर में जाके काम कर लिया, कोई मैकेनिक शॉप में जाके काम कर लिया, तो ये इतना पैसा मिलेगा। अब कुछ बच्चे होते हैं जो चतुर होते हैं, जो दिमाग लगाते हैं कि यार नहीं ऐसा क्यों है, मैं सिर्फ मिनिमम वेजेस पे क्यों काम करूंगा, मैं इंडिया में रहता तो क्या मजदूर रहता, नहीं मैं कुछ अच्छा काम करता, तो क्या काम कर सकते हैं? तो भैया मैं वहां पे किसी को ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ, मैं वहां पे किसी के लिए बेबी सिटिंग कर सकता हूँ, मैं वहां पर हो सकता है किसी के लिए कोई असाइनमेंट कंप्लीट कर दूं, किसी का ऑफिस जॉब में कोई एक्सेल शीट बना दूं। मैं थोड़ा स्किल्ड काम करूंगा ना, अगर मुझे काम ही करना है, 20 घंटे ही करने हैं, मैं किसी से स्किल्ड काम करूंगा। फिर अगर आप स्किल्ड काम करते हो फिर आपका ये मिनिमम वेजेस नहीं रहता, क्योंकि जैसे इंडिया में भी मिनिमम वेजेस क्या है, 400 रुपए दिन का। तो तुम क्या 400 रुपए दिन का कमाओगे? नहीं, तुम 400 रुपए घंटा कमाओगे। तो यहां का मिनिमम वेजेस है 11 यूरोज पर आवर। तो आप मिनिमम वेजेस पे मत कैलकुलेट कीजिएगा, अगर आप काबिल हुए तो 2-3 लाख रुपए महीने भी बना सकते हैं, काबिलियत पे डिपेंड करता है। ठीक है, पर मिनिमम आपको 1 लाख रुपए महीने तो मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब स्कॉलरशिप क्या क्या है? तो एक जो सबसे अच्छी स्कॉलरशिप मेरे को लगी वो है चरपक स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अब ये चरपक स्कॉलरशिप क्या है? पूरी तरह से मेरिट बेस्ड है, फ्रेंच गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। ठीक है, तो फ्रेंच गवर्नमेंट देता है इसको, तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। प्रोग्राम फॉर इंडियन स्टूडेंट्स है, अच्छी बात। इंडियन स्टूडेंट बैचलर्स, मास्टर्स, रिसर्च बेस्ड सबको मिलता है। अब स्कॉलरशिप वैल्यू जो है वो है द स्कॉलरशिप प्रोवाइड स्टूडेंट वीजा, फीस वेवर्स, अ लिविंग एक्सपेंस अलाउंस ऑफ 860 यूरो पर मंथ, जो कि 80,000 रुपए पर मंथ है। तो आपको क्या क्या देगा ये स्कॉलरशिप? आपको देगा वीजा का फीस, स्टूडेंट वीजा का फीस, फीस वेवर और लिविंग एक्सपेंस अलाउंस, रहने के लिए खर्चा 80,000 रुपए जो पर मंथ आपके लग रहे हैं। तो भैया 80,000 रुपए अगर पर मंथ आपको मिल रहा है तो 80 × 12 करीबन 10 लाख रुपए तो आपको यहाँ मिल गए साल के, है ना? तो ये भी काफी बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया। तो आपको मतलब पैसा मोटा मोटी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, गवर्नमेंट बहुत सारे फायदे दे रही है आपको। तो अगर आप मोटा मोटी अगर आप टोटल मिलाओ
तो सोच के देखो ना, तुम्हारा 5 लाख रुपए यहाँ पे लग रहा है अगर प्राइवेट में जाते हो, और अगर सरकारी में जाते हो तो 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख मानते हैं कि भाई सरकारी में तुम शायद निकाल लोगे, तो 2.5 लाख यहाँ पर 3 लाख रुपए ये, तो 2.5 और 3 5.5 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए तुम्हारे 1 साल के लगे। उसके बाद तुम 1 लाख रुपए कमा लोगे तो 5.5 लगे, 1 लाख रुपए कमा लिए 4.5 लाख लगे। और अगर तुमको ये स्कॉलरशिप मिल जाता है, तो स्कॉलरशिप मिल जाता है तो भैया स्कॉलरशिप में तो बल्ले बल्ले 80,000 रुपए पर मंथ, 80 इंटू 12, 9 लाख रुपए तुमको स्कॉलरशिप में मिल जाएगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से पॉसिबल है। अब ठीक है, ये मिले ही नहीं ये भी नहीं पता, पर नहीं भी मिलेगा तो भी 4-5 लाख रुपए साल का है, जो कि इंडिया के कॉस्ट के हिसाब से तुम 20 लाख रुपए में एकदम आराम से बिना स्कॉलरशिप के यहां से इंजीनियरिंग कर पाओगे, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, चलिए इसीलिए फ्रांस को रखा था। ऑल्दो स्कॉलरशिप का एक पूरा डिटेल जो है आपको ज्यादा अच्छा इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, www.ind.campusfrance.org/scholarships, ठीक है, फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। तो /scholarship फॉर इंडियन स्टूडेंट्स कर लीजिएगा तो आपको दिख जाएगा। चलिए नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब रिक्वायरमेंट्स क्या है एडमिशन की। तो एडमिशन की रिक्वायरमेंट ये होती है कि 60 से 65% इन देयर अर्लियर क्वालिफिकेशन, मतलब 12वीं में आपके 60 से 65% होने चाहिए। जितने ज्यादा अच्छे नंबर आ जाए उतनी अच्छी बात है। एलिजिबल फॉर अप्लाई फॉर बैचलर्स। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज आपके लिए मैंडेटरी है, तो IELTS TOEFL किसी एक का आप मार्क्स दिखाइए। उसके बाद आप अगर किसी कॉलेज में जा रहे हैं, उस कॉलेज में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रेंच है। जैसा मैंने आपको बताया था, बहुत सारे सरकारी कॉलेज ऐसे होते हैं जो आज भी फ्रेंच में पढ़ा रहे हैं, जर्मन में पढ़ा रहे हैं, जापानीज में पढ़ा रहे हैं। तो अगर वहां पे फ्रेंच का रिक्वायरमेंट है, आपने जिस कॉलेज में अप्लाई किया है, तो अगर उस कॉलेज में फ्रेंच की रिक्वायरमेंट है तो आपको फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम देना पड़ेगा। तो इसीलिए कई लोग ये भी करते हैं कि जब चुनने वक्त, जब वो कॉलेज को शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हैं कि कौन से कॉलेज में अप्लाई करना है, तब वो ये भी देखते हैं कि भैया इस कॉलेज में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, इंग्लिश है या फ्रेंच है। इंग्लिश है तो बल्ले बल्ले, फिर तो आपका यही एक एग्जाम दो और उसी से निकल जाएगा और आपको समझ में भी बेटर आएगा। पर अगर फ्रेंच है, इट विल बी वेरी टफ फॉर यू। ठीक है, तो हेंस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जामिनेशन इज योर कोर्स इन फ्रेंच, और इफ यू वांट टू डेमोन्स्ट्रेट योर प्रोफिशिएंसी इन फ्रेंच, यू विल नीड टू टेक टेस्ट लाइक DELF और DALF। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फ्रांस में these are the famous colleges, most famous colleges in fact: HEC Paris, INSEAD Paris, École Polytechnique College, ESSCC Business School, Schema Business School, and Sciences Po Paris. So these are some famous colleges of entire France. Now in these famous colleges, how much marks do you need for IELTS or TOEFL? तो ये English proficiency के टेस्ट हैं। In HEC Paris, the best college of France, the best college. So here you need some 7 to 9. Now IELTS band is calculated at from 0 to 9. तो 0 to 9 मतलब you need 7 to 9 out of 9. 7, 7.5, 7.8 ये भी चलता है, लोग एक्सेप्ट होते हैं, but lesser than 7 they generally don't accept. Now as you go down you will see कि 6.5 तो minimum चाहिए to any college for admitting you. 6.5 is minimum which you need by any college for getting admitted to these colleges. ठीक है, ये IELTS रिक्वायरमेंट है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी है, तो देखो फ्रांस, अब ये वहां का एक न्यूज एजेंसी है जिसने ये कोट किया है दैट फ्रांस सीक्स स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स टू फिल ग्रोइंग जॉब वैकेंसीज इन द की सेक्टर। मेन सेक्टर्स में देयर आर नॉट पीपल हु कैन एक्चुअली सर्व और हु कैन एक्चुअली फुलफिल द डिमांड ऑफ ग्रोइंग जॉब्स। लोग नहीं है, so they need people, and hence since there are no people, like lesser number of people in their own country, they would be needing these people from outside of their country. Hence international migration, international skilled workforce is required. So these places do have a good job opportunity, and that's why this becomes a good destination for a lot of Indian students. Clear है सबको? Now moving forward, फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज में इंजीनियरिंग, IT, सॉफ्टवेयर, मार्केटिंग, सेल्स, इसमें व्हाट इज द एवरेज एनुअल सैलरी इन फ्रांस रिपोर्टेड बाय देयर like French websites. So 55,160 euro annually. Now all converted to Indian rupees: 48 lakh, 38 lakh, 40 lakh, 57, 42, 60, 32 and 63. So the highest paying and rewarding job is nursing. I don't know how many of you would be interested in doing the nursing job, but if you leave this nursing job, then the highest paying job next is 57 lakh rupees, human resource and management, which is a quite easy kind of job. Human resource, HR manager, you would have heard about it. So HR is the next rewarding thing, and then after that the next rewarding thing is engineering, which most of you want to do. So 48 lakh rupees is the average. If you do anything better than the average, you will get probably a better salary. So I hope सारे लोग समझ पा रहे होंगे, isn't it?